हेलो एवरीवन, हमारी हरियाणा की वन लाइनर सीरीज चल रही थी क्वेश्चंस की, जिसमें हमने लास्ट किया था हरियाणा का विस्तार। और आज हम क्या करते हैं, हरियाणा के इतिहास के स्रोत। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि इसका नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, शाहपुर गांव जो पंचकुला में है। साउदर्न पॉइंट क्या है, दोहा गांव। ईस्टर्न पॉइंट क्या है आपका, ताजेवाला। और वेस्टर्न पॉइंट क्या है, चौटाला गांव। ये हमने कर लिया था। फिर हमने ये देखा था कि ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा स्टेट को लगते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़। और कितने राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 5 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। हरियाणा कब अलग हुआ था पंजाब से, 1966 में। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चीज़, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है वो। हरियाणा किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में है, कल भी हमने किया था। किस उत्तरी अक्षांश में है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये कल हम कर चुके हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो देखिए नेक्स्ट, हरियाणा की धरती पर किस काल के युद्ध लड़े गए। कौन कौन से काल के युद्ध लड़े गए भाई, ऋग वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक, यानी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत के युद्ध से लेके जो आपके आधुनिक काल के युद्ध चले थे, जैसे पानीपत हो गया, तराइन हो गया, ये जितने भी युद्ध थे, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, ऋग वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के युद्ध कहाँ कहाँ लड़े गए, हरियाणा की धरती पर, ऋग वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल। और देखो, जो हमारा हरियाणा है, इसके उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, हरियाणा के उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ लगती है भाई, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियाँ। और दक्षिण में कौन सी हिल है, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स है। ठीक है, और राजस्थान का आपका जो मरुभूमि है, यानी कि जिसको बंजर भूमि बोल देते हैं। और इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है, पूर्व में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। और पश्चिम में कौन सी बहती है, घग्गर नदी। कौन सी नदी बहती है पश्चिम में, घग्गर नदी। यमुना नदी क्या करती है, पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, और घग्गर नदी क्या करती है, आपकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। और जो यमुना नदी है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हरियाणा को अलग करती है, और जो आपकी घग्गर नदी है, ये किससे अलग करती है, पंजाब से। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा की धरती पर कौन कौन से काल के युद्ध लड़े गए भाई, ऋग वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के। फिर हरियाणा के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी हरियाणा इतिहास, मध्यकालीन हरियाणा इतिहास और आधुनिक हरियाणा इतिहास। कितने कालों में बांटा जाता है, 3 इतिहास में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जो प्राचीन हरियाणा इतिहास के स्रोत हैं, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो 2 जगह से मिलते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, एक हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। कौन से स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं भाई, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आ जाते हैं आपके। और हरियाणा की भौगोलिक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, भौगोलिक जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद में ही हरियाणा को किन 2 नदियों के बीच में बताया गया था, सरस्वती और दृशदाती नदी के बीच में, किन 2 नदियों के बीच में बताया गया था भाई, सरस्वती और दृशदाती नदियों के बीच में किसको बताया गया था, हरियाणा को। क्योंकि यहाँ पे आके कौन बसे थे, ऋग वैदिक काल में आर्यन आके बसे थे। कौन सी जगह छोड़ के बसे थे, अफगानिस्तान और सिंध प्रांत छोड़ के कुरुक्षेत्र के आसपास जो भगवानपुर है, वहां आकर ये लोग बस गए थे। आर्य लोग हरियाणा में किन 2 नदियों के बीच में निवास करते थे, सरस्वती और दृशदाती नदी के बीच में। ऋग्वेद में हरियाणा के कुछ स्थलों का उल्लेख मिलता है, उनमें से मुख्य कौन सा है भाई, आपका सारण्यवत। इसको आप सरयनावत कह दो या सारण्यवत कह दो। जो ये है, ये आपके कुरुक्षेत्र का क्या है, प्राचीन नाम। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है भाई, शारण्यवत। और थानेसर का क्या है, स्थानेश्वर। थानेसर का क्या है, स्थानेश्वर। ठीक है,
जो आपके ब्राह्मण धर्म ग्रंथ थे जिसमें हमें मिलते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलती है, जैसे वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक, ये हम जो हमारी साइड बाय साइड हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें हम ये चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो किस ग्रंथ से हमें हरियाणा का ये पता चलता है कि भाई हरियाणा की रचना कैसे हुई थी? किन ग्रंथ से मिलता है हमें? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से। किस ग्रंथ से मिलता है? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से। ठीक है, इसमें ना हरियाणा के बारे में जिक्र किया गया, किसमें? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में। शारण्यवत की पहचान कुरुक्षेत्र के आधुनिक तालाब से कौन करते हैं? कौन करते हैं भाई? कनिंघम करते हैं। कौन करते हैं? कनिंघम करते हैं। और ऋग्वेद हमें पता है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें हरियाणा की भौगोलिक जानकारी दी हुई है। कौन सी जानकारी दी हुई है? कि भाई आर्य लोग सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच में रहते थे। इन नदियों के तटों पर ही किस ग्रंथ की रचना हुई थी? वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी इन दोनों नदियों के बीच में, यानी कि नदियों के तट पर। ठीक है, और ऋग्वेद में भारत नामक कबीले का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से ही मिलता है। और जो भारत का कबीला किन नदियों के बीच में रहता था? सरस्वती और यमुना नदी के बीच में। ठीक है, ऋग्वेद में हरियाणा का एक स्थान फेमस है। कौन सा है वो? सरण्यावत, जिसको हम पुराना कुरुक्षेत्र कहते हैं। कनिंघम ने इसकी पहचान किससे बताई थी? कि कुरुक्षेत्र के आधुनिक विशाल तालाब से। किससे बताई थी? कुरुक्षेत्र के आधुनिक तालाब से। सरण्यावत की पहचान कौन करता है? कनिंघम। कौन करता है भाई? कनिंघम। किस ग्रंथ में हरियाणा में रहने वाले कुरुओं का उल्लेख मिला था? कुरु कौन थे? कौरवों, कौरवों के पूर्वज थे ना कुरु। कुरुओं का उल्लेख मिलता है। और कुरु कहाँ के थे भाई? ये आर्यंस थे, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा। किस ग्रंथ में है वो? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में है कुरुओं का उल्लेख? शतपथ ब्राह्मण में। और कुरुओं के नाम पे क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र का नाम। और है ना, कुरुक्षेत्र को ही क्या मानते हैं? वैदिक संस्कृति का केंद्र। कुरुक्षेत्र को क्या मानते हैं? वैदिक संस्कृति का केंद्र। अगर ये आ जाए ना क्वेश्चन कि हरियाणा में वैदिक संस्कृति का केंद्र कौन सा था, तो हम क्या कह देंगे? कुरुक्षेत्र था। तो हम क्या कहेंगे? कुरुक्षेत्र था। क्योंकि देखो, कुरुक्षेत्र में आपका महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान ही तो गीता का उपदेश दिया गया था ना। और महाभारत में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है? बहुधान्यक प्रदेश। बहुधान्यक प्रदेश का मतलब क्या होता है? हरियाणा का पुराना नाम बहुधान्यक। बहुधान्यक क्या होता है? बहुत ज़्यादा, जहाँ अनाज हो, जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली हो, या जो खाद्य पदार्थों से भरपूर हो, उसको क्या बोला जाता है? बहुधान्यक। और बहुधान्यक शब्द का प्रयोग किस में मिलता है हमें? महाभारत में। और बहुधान्यक किसके लिए प्रयोग किया गया है? हरियाणा के लिए। ठीक है, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था जिसमें गीता का उपदेश दिया गया था? कुरुक्षेत्र में। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक प्रदेश। नुकुल के रोहतक पर आक्रमण के बारे में किस में दिया गया भाई? नुकुल की दिग्विजय में दिया गया। और ये भी किससे रिलेटेड है? महाभारत में। नुकुल की दिग्विजय किस काल में आती है? महाभारत काल में। ठीक है, महाभारत में नुकुल की दिग्विजय और विशेषकर नुकुल के रोहतक पर आक्रमण के बारे में विस्तार से बताया गया है। और है ना, महाभारत में रोहतक के बारे में एक और चीज़ बोली गई है कि रोहतक ऐसी जगह थी जहाँ घोड़ों और गायों का बहुत थी, यानी कि बहुतायत थी। बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते थे घोड़े और गाय। कहाँ पे? रोहतक में। महाभारत के अनुसार, महाभारत में ये बात बोली गई है। ठीक है, और यहाँ पे फसलें भी बहुत अच्छी होती थी। और इनके प्रमुख देवता कौन से होते थे रोहतक के? कार्तिकेय। कौन से होते थे? कार्तिकेय। ये लोग कार्तिकेय की पूजा करते थे। और नुकुल ने आक्रमण कहाँ पर किया था? रोहतक पे ही किया था। कहाँ पर किया था? रोहतक पर किया था, जिसका वर्णन किस में मिलता है? नुकुल की दिग्विजय में। किस पुराण में हरियाणा को कुरु जंगल कहा गया है? किस में कहा गया है भाई? वामन पुराण में। किस पुराण में हरियाणा प्रदेश को कुरु जंगल कहा गया है? वामन पुराण में। इसमें ना हरियाणा के क्षेत्र में 7 जंगलों का विवरण मिलता है। वामन पुराण में कितने जंगलों का वर्णन मिलता है भाई? 7 जंगलों का वर्णन मिलता है वामन पुराण में। तभी इसको कुरु का जंगल कहा गया है कि ये कौरवों का क्या था? जंगल था। ठीक है, और है ना, बौद्ध धर्म भी हरियाणा में था, प्रचलित हुआ था। जैसे आपका अग्रोहा है, ये किससे पता चलता है? चुल्वक ग्रंथ से पता चलता है। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर कौन सा एक और ग्रंथ है? चुल्वक।
उसमें ये बताया गया कि जो अग्रोहा था ये बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। कौन सा शक्तिशाली केंद्र था? अग्रोहा, बौद्ध धर्म का। और आपके दिव्य वदान में किस किस जगह का वर्णन मिलता है? अग्रोहा और रोहतक का। ठीक है। हरियाणा में कहां पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था और ये किस ग्रंथ में है? दिव्य वदान में है। कहां कहां हुआ था भाई दिव्य वदान में? अग्रोहा और रोहतक का। किस किस का जिक्र हुआ है? अग्रोहा और रोहतक का। और अकेले अग्रोहा का किससे पता चलता है? चुलवग से, कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। किससे पता चलता है? चुलवग से। दिव्य वदान में अग्रोहा को क्या कहा गया है? अग्गलपुर। क्या बोला गया है? अग्गलपुर। अग्गलपुर क्या है भाई? अग्रोहा का पुराना नाम है और अग्गलपुर ही यूज किया गया है आपके चुलवग में भी। चुलवग में भी अग्गलपुर नाम का यूज किया गया है और दिव्य वदान में भी अग्गलपुर नाम का यूज किया गया है। अग्रोहा का पुराना नाम क्या है दिव्य वदान के अकॉर्डिंग? अग्गलपुर। श्रीकंठ जनपद में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? स्थानेश्वर का, जो आज के दिन क्या है? थानेसर। श्रीकंठ जनपद में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? किसका उल्लेख मिलता है भाई? स्थानेश्वर का। ठीक है। और ये बताया जाता है जो थानेसर के शासक थे ना, वो क्या थे? वैश्य थे। क्या थे? वैश्य थे। हरियाणा में जैन धर्म को पुनः जीवित करने के लिए किनको माना जाता है? उनके जो साधु थे जिन वल्लभ, उनको। और उनका जो स्थान था वो क्या था? हासी, यानी कि हासी से वो रिलेट करते थे। ठीक है। हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए किनको जाना जाता है? जिन वल्लभ का। उनका संबंध कहाँ से था? हासी से था। कहाँ से था भाई? हासी से था। इन्होंने ना कई पुस्तकें लिखी जिसमें ना जैन धर्म के इतिहास तथा उनके तथ्यों का हमें पता चलता है। कहाँ से थे? कौन थे ये भाई? जिन वल्लभ। कहाँ से थे? कहाँ से बिलोंग करते थे ये? हासी से। और है ना कुरुक्षेत्र का जो आपकी बौद्ध ग्रंथ की जातक ग्रंथ है ना, उसमें भी है ना कुरुक्षेत्र का प्रचुरता से उल्लेख किया गया है। किसमें? जातक ग्रंथ में भी आपको कुरुक्षेत्र का जिक्र देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका? किस पुस्तक में बताया गया है कि कश्मीर के राजा ललिता द्वितीय और मुक्तापीड़ ने यहाँ के राजा को हराकर यमुना से कालका तक का सारा प्रदेश अपने अधीन कर लिया था? किसकी बुक में बताया गया है भाई? ये कल्हण की राजतरंगिणी में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ना हरियाणा के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला गया है और इसमें ये बोला गया जो कश्मीर के राजा थे ललिता द्वितीय मुक्तापीड़, इन्होंने ना यहाँ के राजा को हराकर यमुना से कालका तक के सारे प्रदेश को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है। इस ग्रंथ से ये भी ज्ञात होता है कि रोहतक क्या था? रोहतक एक व्यापारिक केंद्र था। रोहतक क्या था? व्यापारिक केंद्र था और बहुत संपत्तिवादी प्रदेश था, यानी कि समृद्ध प्रदेश था उस टाइम रोहतक भी। ठीक है। किसमें बताया गया है? यमुना से कालका तक राजा ने अपने अधीन कर लिया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। कल्हण की राजतरंगिणी बुक में लिखा गया है। किस ग्रंथ में कुरु जनपद और योद्धेय जाति का वर्णन मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। किस में मिलता है भाई? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। किसका जिक्र मिलता है? आपके कुरु जनपद और योद्धेय जाति का। किन दो जातियों का मिलता है? कुरु जनपद और योद्धेय जातियों का, कि ये लोग यहाँ पे बसते थे भाई, हरियाणा में बसते थे। ठीक है। जैसे और पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस किस जगह का आपको जिक्र मिलेगा? कैथल का मिलेगा, सिरसा का मिलेगा, टोहाना का मिलेगा, हिसार का मिलेगा, सूहण का मिलेगा, कालका का मिलेगा। और जहाँ पे कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कपिस्थल। सिरसा का क्या था? सैरिसक। तो शाल्य क्या था? टोहाना का प्राचीन नाम। और सूहण किसका नाम था? सरहन का। कालकूट किसका प्राचीन नाम था? कालका का। इन सब का उल्लेख आपको कहाँ से मिलेगा? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में आपको किस किस का जिक्र मिलता है? कुरु जनपद और योद्धेय जनजाति का और कुछ इन डिस्ट्रिक्ट्स का। चतुर्वाणी में किस जाति के बारे में लिखा गया है कि ये लोग समृद्ध और बहादुर ही नहीं बल्कि संगीत विद्या के लिए भी प्रसिद्ध थे? कौन सी जाति थी भाई? वो योद्धेय जाति थी। योद्धेय जाति के लोगों के लिए क्या लिखा गया है? कि ये लोग समृद्ध और बहादुर ही नहीं बल्कि संगीत विद्या के लिए भी प्रसिद्ध थे। किस में लिखा गया है?
चतुर्वाणी में। और है ना उस टाइम आपके ढोल वादक कहाँ होते थे? रोहतक में ना। रोहतक के इतने फेमस ढोल वादक होते थे कि उनका जो ढोल बजाने का था, या जो लोग आकर्षित हो जाते थे जब वो ढोल बजाते थे, कहाँ के लोग? रोहतक के लोग। अगर ये आ जाए ना कि ढोल वादक सबसे ज़्यादा प्राचीन काल में कहाँ मिले थे? रोहतक में मिले थे। श्रीकंठ जनपद में स्थानेश्वर का वर्णन मिलता है। स्थानेश्वर का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र में। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में आपको क्या देखने को मिलता है? श्रीकंठ देश के स्थानेश्वर का। स्थानेश्वर मतलब आपका जो आज का थानेश्वर है, ठीक है। बाणभट्ट ने क्या बोला है कि यहाँ के लोग है ना बहुत अच्छे स्वभाव में अच्छे होते थे, अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित होते थे, और बहुत मतलब शरीफ टाइप लोग होते थे यहाँ के। और है ना श्रीकंठ जनपद के चारों तरफ कौन कौन सी फसल उगती थी? ईख, चावल, गेहूं, ये सारी श्रीकंठ जनपद के यानी कि स्थानेश्वर के आसपास ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। फलों के बगीचे होते थे, मतलब इस टाइप का उन्होंने ना वर्णन किया है। तो हम मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि श्रीकंठ किस ग्रंथ में श्रीकंठ देश के स्थानेश्वर का वर्णन मिलता है? बाणभट्ट की हर्षचरित्र में। भाई ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद यूट्यूब पे कोई टीचर इतना डीपली नहीं करवा रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करो और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किससे ज्ञात होता है कि कन्नौज के यशोवर्मन ने हरियाणा के क्षेत्र पर कब्जा किया था? किससे ज्ञात होता है भाई? वाकपति राज की बुक गोड़वाहों से। वाकपति राज की बुक गोड़वाहों से हमें क्या मिलता है कि भाई कन्नौज के यशोवर्मन ने हरियाणा के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किससे मिलता है ये सुनने को? वाकपति राज की गोड़वाहों से। फिर देखो ह्वेनसांग किसके काल में आया था? हर्ष के काल में आया था। ह्वेनसांग ने हरियाणा में कहाँ कहाँ भ्रमण किया था भाई? स्थानेश्वर में, सुग में और गोकंड में। गोकंड किसका पुराना नाम है भाई? गोहाना का। किसका पुराना नाम है? गोहाना का। कहाँ आए थे ह्वेनसांग? किसके समय में आए थे? हर्ष के काल में आए थे, ठीक है। हर्ष की राजधानी क्या थी भाई? स्थानेश्वर, और कन्नौज बाद में बनी थी इसकी राजधानी, ठीक है। इन्होंने ना श्रीकंठ के लोगों को क्या बताया कि है ना इस साइड के थानेश्वर साइड के लोग जैसे जादू कला में निपुण थे, यहाँ के ज़्यादातर लोग व्यापारी थे, और यहाँ की भूमि बहुत मतलब मिट्टी उपजाऊ थी। ये मीठा शब्द यूज़ किया इन्होंने, यानी कि मीठा शब्द का होता है मीठा उपजाऊ, मतलब मीठा जल मिलना। अगर मीठा जल होगा तो वो मिट्टी उपजाऊ होगी, ठीक है। किस किस चीज़ में इन्होंने निपुण बताया था कुरुक्षेत्र के लोगों को या थानेश्वर के लोगों को? जादुई कला में निपुण बताया था। और यहाँ पे अधिकतर लोग किस धर्म को मानते थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ठीक है। ह्वेनसांग ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया था भाई? कहाँ कहाँ भ्रमण किया था? थानेश्वर, सुग, गोकंड। गोकंड किसका पुराना नाम है? गोहाना का। पुरातात्विक स्रोतों में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में मिताथल, भिवानी, सूद, धौलपुर, भगवानपुर, बालू, बनावली, राखीगढ़ी। और कौन कौन सी जगह भाई फेमस है आपकी? जैसे सिसवाल से भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं हम लोगों को, अग्रोहा से भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं ना उत्खनन करने से। और कौन से भाई? 2400 ईस्वी के आसपास के मिले हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिले हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष? मिताथल, सूद, धौलपुर, भगवानपुर, बालू, बनावली और राखीगढ़ी से। हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा था, किससे ज्ञात होता है ये? टोपरा अभिलेख से। टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? जगाधरी। अगर एग्जाम में जगाधरी ना मिले तो आप क्या लगा के आओगे? अंबाला, ठीक है, क्योंकि एक दो एग्जाम में अंबाला को आंसर दिया गया था, उसमें जगाधरी का ऑप्शन में नहीं था, तो उसको अंबाला ठीक माना गया था। हरियाणा में कभी मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा था, किससे ज्ञात होता है? टोपरा अभिलेख से। टोपरा अभिलेख किसका था भाई? अशोक का। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चौथी 5वीं सदी के कुछ यात्रियों के नाम उस अभिलेख पर लिखे गए हैं? हिसार के स्तंभ लेख से। और है ना ये ज्ञात होता है कि ये तीर्थ स्थल था, जो हिसार था चौथी 5वीं सदी में क्या था? एक तीर्थ स्थल था, ठीक है। क्योंकि चौथी 5वीं सदी से ना कुछ तीर्थ यात्रियों के यहाँ पे उल्लेख मिले थे, कुछ यात्रियों के लगा लो या तीर्थ यात्रियों के लगा लो। कहाँ से मिले थे ये? हिसार के स्तंभ लेख से। कहाँ से मिले थे? हिसार के स्तंभ लेख से। इसलिए क्या बोला जाता है कि चौथी 5वीं सदी में हिसार क्या था? एक
तीर्थ स्थल था। किस लेख से ज्ञात होता है कि हर्ष शैव धर्म को मानते थे और बाकी जो सारे शासक थे इनके आसपास के वो सूर्य के उपासक थे? किससे बोला जाता है ये? किस अभिलेख में लिखा गया है ये? सोनीपत के ताम्रपत्र लेख में क्या लिखा गया है कि हर्ष शैव धर्म को मानने वाले थे, बल्कि और जो बाकी बचे हुए शासक थे वो किसके उपासक थे? सूर्य के उपासक थे। किसके उपासक थे? सूर्य के उपासक थे। राजा भोज के काल के दो अभिलेख किन दो जगह से मिलते हैं? कहाँ कहाँ से मिलते हैं भाई? जो प्रतिहार काल के राजा भोज किस काल के थे? प्रतिहार काल के। प्रतिहार काल के ना। प्रतिहार काल के दो अभिलेख कह दो या राजा भोज के काल के दो अभिलेख कह दो। किन किन दो जगह से मिलते थे भाई? सिरसा और पेहोवा से। कहाँ से मिलते थे? सिरसा और पेहोवा से। और महेंद्र पाल का एक अभिलेख कहाँ से मिलता है भाई? सिर्फ पेहोवा से। कहाँ से मिलता है? पेहोवा से। ठीक है। और है ना, जो राजा भोज का जो अभिलेख मिला है पेहोवा से, उससे हमें क्या ज्ञात होता है? वहां से ये ज्ञात होता है कि पेहोवा एक टाइम पे व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और सिरसा क्या था? पशुपंथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। किसका? पशुपत संप्रदाय का। सिरसा किसका था भाई? पशुपत संप्रदाय का। ये क्वेश्चन भी आप लिख लो चाहे। उत्तर भारत का घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई? पेहोवा। कौन सा था? पेहोवा। ये है ना महेंद्र पाल के अभिलेख से हमें ये मिलता है देखने को कि भाई पेहोवा था जो वो भारत के घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। यहाँ पे क्या हर साल मेला लगता था जिसमें ना घोड़ों के व्यापारी घोड़े खरीदने और बेचने के लिए आते थे। कहाँ पर? पेहोवा में। और ये किससे मिलता है हमें? महेंद्र पाल के अभिलेख से। हरियाणा में चहमान शासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है भाई? झांसी के पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि चहमान यहाँ शासन करते थे? कहाँ से मिलती है हमें ये जानकारी? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के अभिलेख से। और 12वीं शताब्दी में इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? झांसी के किले का निर्माण किया था ना। और किस अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि चहमान विग्रह राज जो फोर्थ थे उन्होंने तोमरों को पराजित किया था? ये जो आपका शिवालिक स्तंभ लेख है ना, इससे हमें पता चलता है। किससे? शिवालिक स्तंभ लेख, जिसको हम दिल्ली स्तंभ लेख भी बोल देते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चहमान राजा विग्रह राज चतुर्थ ने तोमरों को हराया था? दिल्ली स्तंभ लेख, या हम इसको दूसरा क्या बोल देते हैं? शिवालिक स्तंभ लेख। दिल्ली स्तंभ लेख का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक स्तंभ लेख। तोमरों द्वारा स्थापित किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है? किस में बताया गया है? पालम बावली अभिलेख में या दिल्ली संग्रहालय अभिलेख? जो पालम बावली अभिलेख है इसको ही हम क्या कहते हैं? दिल्ली संग्रहालय अभिलेख। ठीक है। क्या बताया गया इसमें? हरियाणा को स्वर्ग। हरियाणा में सबसे पहले कौन से सिक्के मिले थे भाई? पंचमार्क के। सबसे पहले कौन से सिक्के मिले थे? पंचमार्क के सिक्के मिले थे। और ये जो सभी सिक्के हैं ये क्या बताते हैं कि भाई हरियाणा की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास क्या था? इन सिक्कों पे ही डिपेंड था। सबसे पहले कौन से सिक्के मिले थे? पंचमार्क के सिक्के मिले थे। उसके बाद किस किस के सिक्के मिले थे भाई? अगाध के सिक्के मिले थे, योद्धा गणराज्यों के सिक्के मिले थे। ठीक है। इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं आपके, कुषाणों के सिक्के मिले हैं। ठीक है। योद्धाओं के सिक्के बनाने के साँचे कहाँ पर मिले हैं? खोखरा कोट में मिले। कहाँ से मिले हैं भाई? खोखरा कोट से। और सैकड़ों साँचे ऐसे मिले हैं। ठीक है। खोखरा कोट आपका कहाँ पर है भाई? रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में मुख्यतः, वैसे तो हरियाणा में हर जगह से मिले हैं इंडो ग्रीक सिक्के, पर आधे से ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक में। 27 स्वर्ण यानी कि 27 सोने के सिक्के कुषाणों के कहाँ से मिले हैं? अकेले मिताथल से। और बाकी कुषाणों के सिक्के किस धातु के मिले हैं? तांबे के। लेकिन सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं कुषाणों के? मिताथल भिवानी से। कितनी काउंटिंग है उनकी? 27। और बाकी कुषाणों के जो किस धातु के सिक्के मिले हैं? तांबे के। हुविष्क और कनिष्क के सिक्कों के साँचे कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट और नौरंगाबाद से। किसके मिले हैं भाई? कनिष्क और हुविष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कनिष्क और हुविष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट और नौरंगाबाद से। यहाँ से आपको क्या मिले? इनके सिक्कों के साँचे क्या मिले हैं? सिक्कों के साँचे। तो है ना, इन सब चीज़ों से, जैसे योद्धे की सारी चीज़ यहाँ पे मिली हैं,
और जैसे इंडो ग्रीक सिक्के यहाँ से मिले, तो क्या माना जा सकता है कि इंडो ग्रीक लोगों ने रोहतक पे आक्रमण किया था, यही हम मान सकते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि योद्धाओं की राजधानी क्या हो सकती है। योद्धाओं की राजधानी क्या हो सकती है? रोहतक। क्या हो सकती है? रोहतक, क्योंकि योद्धाओं की सारी चीज कहाँ से मिली थी भाई? रोहतक से मिली थी। कहाँ से मिली थी? रोहतक से मिली थी। जैसे उनकी टकसालें भी कहाँ से मिली हैं? जहाँ पे सिक्कों की ढलाई के काम होते हैं, वो भी खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। तो योद्धाओं की राजधानी क्या थी संभवतः? रोहतक। और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हरियाणा में वैसे तो हर जगह से मिले हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट से। तो इन सिक्कों की ज्यादा संख्या यहाँ मिलने से हम क्या कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक शासकों ने रोहतक पर आक्रमण किया था, यानी कि योद्धाओं पर आक्रमण किया था। और जो कुषाण के सिक्के थे 27 स्वर्ण सिक्कों को छोड़कर, 27 स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले थे? मिताथल से। और बाकी सारे सिक्के किस चीज के मिले हैं? तांबे के। हुविष्क और कनिष्क के सिक्कों के सांचे कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट और नौरंगाबाद से। ठीक है, इससे जो इनके सिक्के मिले हैं कनिष्क के, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कुषाणों ने भी हरियाणा पे राज किया था अपना। किस पे राज किया था? हरियाणा पे। और जो गुप्त शासकों में केवल किसके सिक्के मिले हैं भाई? समुद्रगुप्त के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जगाधरी और मिताथल से। कहाँ से मिले हैं? मिताथल और जगाधरी से। प्रतिहार शासकों के सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से। कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से मिले हैं। ठीक है। और एक चीज देखो आप, हरियाणा में हर्षकाल था, हर्ष पीरियड भी आया था, यानी कि पुष्यभूति वंश भी आया था। लेकिन पता है पुष्यभूतियों का एक भी सिक्का हरियाणा में आज तक कभी नहीं मिला है। एक भी सिक्का पुष्यभूतियों का हरियाणा में नहीं मिला है। और प्रतिहार शासकों में भोजदेव और विग्रहपाल के सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से। यानी कि जो आपके प्रतिहार शासक थे, कौन कौन से शासक थे उस टाइम पे? कौन कौन से थे भाई? कौन कौन से थे? अभी बताया था मैंने आपको। प्रतिहार शासक भोजदेव व विग्रहपाल। ठीक है। और तोमरों व चौहानों के सिक्के कहाँ से मिले थे भाई? बुढ़िया व जगाधरी से। ये भी लिख लो। तोमरों के सिक्के कहाँ से मिले थे? बुढ़िया और जगाधरी। बुढ़िया का महल कहाँ पर है? यमुनानगर में ना। तोमरों के सिक्के कहाँ से मिले थे? यानी कि तोमरों और चौहानों के सिक्के बुढ़िया और जगाधरी से। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इस चीज को भी। और हरियाणा में मुहरें कहाँ कहाँ से मिली हैं भाई? खोखरा कोट, नौरंगाबाद और धौलपुर से। कहाँ कहाँ से मिली है? खोखरा कोट, नौरंगाबाद, सुग तथा धौलपुर से। क्या क्या मिली है हमें? मोहरें मिली हैं। और पता है इन मोहरों पे ना विभिन्न भाषाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि भाई यहाँ से इनकी भाई राजनीतिक और संस्कृति क्या थी हरियाणा में इन लोगों की। ठीक है। और भाई बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे कल। ठीक है, जैसे एक दो चीज़ तो कर लेते हैं, चलो माइंड में आई हुई है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। चलो बाद में ही करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलो भाई, ये था आज का आपका हरियाणा का इतिहास। और कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ मिली है वो आपकी यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इतने मुश्किल से क्वेश्चंस ढूंढ के लाई हूँ, थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।